हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB फर्स्ट ईयर और सेम है हमारा सेकंड। LLB फर्स्ट ईयर, सेम है हमारा सेकंड। और मैं आज आपको कराने वाला हूँ हिंदू लॉ जिसे हम हिंदू विधि भी कहते हैं या आधुनिक हिंदू विधि कहते हैं। आधुनिक हिंदू विधि। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब जो LLB के छात्र हैं उनके लिए भी, जो LLB के छात्र हैं और वो लॉ के किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भाई बहन आपस में शादी करते हैं और उनकी गलत तरीके से जब शादी हो जाती है और वो डिवोर्स लेना चाहते हैं, डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो किन आधारों पर वो डाइवोर्स ले सकते हैं, वो कौन से कारण हैं जिनके आधार पर डाइवोर्स आसानी से मिल जाता है और ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और आसानी से हम डाइवोर्स ले सकते हैं। या आपका पार्टनर आपको परेशान करता है और उसमें ये कमियां हैं तो आप उनसे डाइवोर्स ले सकते हो। तो उन डाइवोर्स के आधारों को आज हम देखेंगे। ये हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिन पर 498 का दहेज प्रथा का मुकदमा लगा हुआ है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि वो इससे निजात पा सकते हैं। और ये LLB नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके आधार पर आज हम देखेंगे कि कौन से वो ऐसे फैक्ट हैं, कौन सी वो बातें हैं जिनके आधार पर हम डाइवोर्स ले सकते हैं या विवाह विच्छेद कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। और आपने अगर हमारे YouTube चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन घंटी को दबा लो और सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि हमारी नई वीडियो जब भी कोई बनेगी आपको तुरंत पता चलेगा और जिससे आप आसानी से और सही टाइम पे आप LLB की तैयारी कर पाओगे। और अब कराने वाला हूँ मैं क्वेश्चन। अब से पहले अपने YouTube चैनल पर मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, इसी से रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा उनसे हटकर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ठीक है, चलते हैं। शून्य करणीय विवाह हम आपको करा रहे हैं। शून्य करणीय विवाह सेक्शन 12 के अनुसार शून्य करणीय विवाह अकृत्यता की डिग्री पारित होने से पूर्व वैध और मान्य रहता है यदि विवाह के दोनों पक्ष जीवित हैं और विवाह को शून्य करणीय घोषित कराने की कार्रवाई नहीं करते हैं तो विवाह विधि द्वारा मान्य होगा। यानी वैध विधि द्वारा, यानी कानूनी तौर तरीके से दोनों पक्ष सही नियम कायदा कानून से अपनी शादी करते हैं तो उनका जो विवाह है वो विधि द्वारा मान्य होता है। ऐसी अवस्था में पक्षों के पति पत्नी के रूप में वैधानिक संबंध होते हैं अगर वो पूरे रीति रिवाज से, तौर तरीके से और दोनों पक्ष अकेले हैं, सिंगल हैं और नियम से, संस्कार पूर्ण और रूढ़ि और प्रथा का ध्यान रखते हुए अगर शादी करते हैं और धर्मवश शादी करते हैं तो उनकी जो शादी है वो विधि द्वारा मान्य होगी। ऐसी अवस्था में दोनों पक्ष, पति हो या पत्नी, वो वैधानिक रूप से यानी विधि द्वारा जो है पति पत्नी माने जाएंगे। उनसे उत्पन्न संतान धर्मज होती है। पक्षों में पारस्परिक अधिकार, कर्तव्य, दायित्व का जन्म होता है। यानी कि जो शादी सेक्शन 12 कहता है, सेक्शन 11 कहता है कि जो शादी प्रथा या रूढ़ि के विपरीत हुई है, शादी की सारी प्रक्रियाएं हुई, लेकिन वो जो है समाज और प्रथा के हिसाब से जो संबंध थे वो गलत थे, या एक ही परिवार के लोग थे या एक ही गोत्र के लोग थे, या पति या पत्नी का पहले से कोई जोड़ा मौजूद था, अगर ऐसी शादी करी जाती है तो वो शून्य करणीय शादी मानी जाती है। और सेक्शन 12 इसी के विपरीत कहता है अगर कोई लड़की या लड़का जिनकी कोई पहली पत्नी या पति नहीं है और आपस में शादी करते हैं तो वह वैधानिक रूप से मान्य मानी जाएगी और उसमें कोई रोकथाम नहीं होगी। और वो धर्मज, उनसे उत्पन्न संतान उनकी अधिकारणी होगी, उनकी संपत्ति की और उनकी, और वो अपने कर्तव्य दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं, कानूनी अधिकार उनको प्राप्त होते हैं। ये था शून्य करणीय विवाह का अर्थ सेक्शन 12 के अनुसार। इनको आप
अंडरलाइन कर लेना हेडिंग से। सबसे पहले हमें बात बताई गई है कि कौन सा विवाह मान्य होता है, यानी दो पक्षों का आपस में मिलना और कानूनी तरीके से उचित संस्कारों के द्वारा शादी करना, ये कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार है और शादी करना, और इनको कानून भी मान्यता प्रदान करता है। आगे देखते हैं शून्यकरणीय विवाह के आधार, यानी शून्यकरणीय विवाह यानी कौन से तथ्य ऐसे होते हैं जिनके आधार पर जो विवाह जो है शून्य माना जाता है। सेक्शन 12 के अनुसार कोई भी विवाह भले ही वह हिंदू विवाह अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में हुआ हो, निम्नलिखित आधारों पर शून्य होता है। यहाँ पर एक बात कही है, सेक्शन 12 में ये बात कही गई है कि चाहे वो नियम लागू होने से पहले या नियम लागू होने के बाद, अगर इनमें से किसी भी प्रकार की कंडीशन पाई जाती है तो विवाह शून्य माना जाएगा। वो विवाह की डिग्री में ना आकर वो विवाह शून्य हो जाएगा और आप तलाक के लिए, डाइवोर्स के लिए, विवाह विच्छेद के लिए आप जो है याचिका दायर कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनके आधार पर हम तलाक की याचिका दायर कर सकते हैं। सबसे पहले आती है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सबसे पहले आता है वो है नपुंसकता, यानी जो व्यक्ति नपुंसक होते हैं, विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के बाद शून्यकरणीय विवाह के नपुंसकता के आधार को सरल और उपयुक्त बनाया गया है। नपुंसकता का अर्थ है पक्षकार द्वारा पूर्ण मैथुन करने की असमर्थता है। अब यदि उत्तरदाता की नपुंसकता के कारण संभोग पूर्ण नहीं होता तो विवाह को शून्य घोषित कराया जा सकता है। यहाँ पर सबसे जो पहले बताया गया है कि नपुंसकता, अगर कोई व्यक्ति संभोग करने में आपस में सक्षम नहीं है, यानी लड़की संभोग करना नहीं चाहती है या लड़का संभोग करने में असमर्थ है, या दोनों करते तो हैं लेकिन एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस आधार पर आप विवाह विच्छेद कर सकते हो। यह है नपुंसकता। दूसरा, यानी मैथुन करने में, यानी मिलने जुलने में उनको परेशानी हो रही है और एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है या एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर शून्यकरणीय विवाह के आधार बनता है ये, और यहाँ पे आप याचिका दायर कर सकते हो। सबसे पहले आता है नपुंसकता। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद कर लेना। दूसरा है अस्वस्थ मस्तिष्क, यानी कि अस्वस्थ मस्तिष्क विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन धारा 2, यानी एक संशोधन हुआ था, विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था, और संशोधन धारा 2 में जो एक नई विधि लाई थी कि खंडन में विवाह होने पर विवाह शून्यकरणीय होता है यदि विवाह के समय कोई भी पक्षकार, यानी शादी हो गई, शादी होने के बाद अगर कोई ऐसी चीज़ कंडीशन दिखती है या पता चलता है जो इसमें दी गई हैं, तो विवाह जो है शून्य माना जाएगा। नंबर 1 है अस्वस्थ मस्तिष्क के फलस्वरूप वैध सहमति देने में असमर्थ, यानी कोई लड़की या लड़का जब शादी कराते हैं और वो दिमाग से इतने बीमार हैं कि उनको यह पता नहीं है कि जो उनसे हाँ या ना कराई जा रही है वो सही है या गलत है, यानी किसी लड़का है लड़के से या लड़की से शादी के लिए हामी भरवा ली, लेकिन उनको जो वो हामी जो भर रहे हैं वो इतने सक्षम नहीं है, इतने उनके अंदर समझ नहीं है, वो उनका दिमाग इतना विकसित नहीं हो पाया है, वो पागल जैसे मान लो कि वो शादी के लिए जो हाँ बोल रहे हैं कि वो सही है या गलत, यानी उन्हें समझ नहीं है, तो ऐसे विवाह शून्यकरणीय माने जाएंगे, क्योंकि उनको इतना ही समझ नहीं है कि जो उनके साथ होने वाला है, जो उनके साथ हो रहा है वो क्या हो रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों की शादी अगर हो जाती है और बाद में पता चलता है पति या पत्नी को आपस में, तो ऐसे विवाह जो अखंडित हो जाएंगे और शून्यकरणीय होंगे। दूसरा देखते हैं वैध सहमति देने में असमर्थ होने पर भी इस सीमा तक मानसिक विकार से पीड़ित था कि यह विवाह तथा संतानोत्पत्ति के अयोग्य था, यानी कि एक दूसरा पॉइंट आता है कि पति या पत्नी की शादी हो गई, आपस में लड़का लड़की की शादी हुई, पति पत्नी बन गए और उनको पता चला कि यह जो है पति या पत्नी
कोई हम जैसे कोई काम करने वाले हैं और उसमें उसकी सहमति, उनकी जो मानसिक स्थिति है बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, पागलपन है, तो भी यहाँ विवाह शून्यकरणीय होगा, या संतान उत्पन्न करने की उनमें ऐसी क्षमता नहीं है या इतनी समझ नहीं है, किसी भी एक पक्ष में, यानी। तीसरा है उन्मत्तता या मिर्गी के दौरे से बार बार पीड़ित था, यानी कि कोई लड़का है या लड़की, यानी उन्हें मिर्गी के दौरे आते हैं, या उन्हें कोई पागलपन का शिकार हो, या कोई ऐसे रोग हो जिसमें वो अपना आपा खो देता हो, तो ऐसी स्थिति में उसको विवाह शून्यकरणीय मानकर विवाह शून्य विच्छेद की याचिका दायर कर सकता है। और वो बता सकता है कि इसे मिर्गी के दौरे आते हैं, या इसमें कोई ऐसी बीमारी है जिससे अपना आपा खो देता है और पागलपन का ये शिकार हो जाता है। तो यहाँ पर अस्वस्थ मस्तिष्क यानी दिमाग की कमी, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, सही है। तो तीसरा पॉइंट, और इसमें एक चीज़ और कही गई है यहाँ पे, नोट करने वाली है, आप ध्यान रखना इस चीज़ को। किंतु अस्वस्थ मस्तिष्क के अंतर्गत कमजोरी, संकी दिमाग, बेवकूफ़ी, अक्कड़पन या मूढ़ता नहीं आते हैं। यानी कोई ज़्यादा गुस्से वाला है, या संकी है, या चेड़बाजी करने वाला है, या गुस्से वाला है, या बेवकूफ़ है, या अक्खड़पन है, यानी या बालकपन है, ऐसे लोग इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। यानी बीमारी हो ऐसे नहीं है कि किसी के अंदर दिमाग कम है, दिमाग तो है लेकिन औरों के अपेक्षा थोड़ा कम है, या संकी है, या सनक रखता है कि भाई मैं तो ये काम करके ही रहूँगा, या मैं उससे लड़के ही रहूँगा, या बेवकूफ़ी वाला काम करता है, या अक्खड़पन है, तो ऐसे उसमें पागलपंथी वाले नहीं आते, पागल के कैटेगरी में नहीं आएंगे, और ना ही इनका विवाह शून्यकरणीय माना जाए। और तीसरा पॉइंट है हमारा बल या कपट से सहमति। जब कोई लड़की या लड़के से कोई कपट द्वारा या ताकत के आधार पर या जबरदस्ती ये शादी की सहमति ले लेता है, तो वहां पर ये ऐसी शादी शून्यकरणीय मानी जाती हैं। देखते हैं अपना पॉइंट तीसरा क्या है, बल या कपट से सहमति। बाल विवाह संशोधन अधिनियम 1978 के बाद कन्या के वैध विवाह के लिए उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, अतः अब संरक्षक की सहमति की आवश्यकता नहीं रहती। पैसे जब लड़की 18 वर्ष से कम होती है तो संरक्षण की सहमति की ज़रूरत होती थी। अगर लड़की 18 वर्ष से कम है तो उसके माता पिता, दादा दादी उसकी सहमति देते थे कि हम लड़की की शादी कराना चाहते हैं और हम लड़की की तरफ से हम जिम्मेदार हैं, लड़की की शादी कराई जाए। लेकिन इसके संशोधन के बाद जब लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष कर दी गई, तब क्या हुआ कि संशोधन के पश्चात लड़की की 18 वर्ष उम्र कर दी गई। और ये जो नियम लागू होता था ये 18 वर्ष से पहले लागू होता था कि अगर कोई लड़की शादी करना चाहती है और वो 18 वर्ष से कम है तो उसके माँ बाप उसकी सहमति देते थे। और यहाँ पर कानून क्या बना दिया कि अब शादी 18 वर्ष के ही बाद होगी। तो यहाँ पर जो परिवार की जो सहमति होती थी, जो परिवार वाले कहते थे हम शादी के लिए तैयार हैं, हम अपनी बिटिया की या बेटे की शादी कर रहे हैं, तो यहाँ वो बिटिया की शादी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म ही कर दी गई। क्योंकि बाल विवाह संशोधन अधिनियम 1978 के बाद उम्र जब 18 वर्ष कर दी गई तो फैमिली की सहमति या रिलेटिव की सहमति का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो यहाँ पर अगर कोई 18 वर्ष से पहले अगर कोई किसी लड़की या लड़के की शादी करता है, लड़के की 18 वर्ष से पहले, लड़के की 21 वर्ष से पहले, सॉरी मैं कुछ एक आध वर्ड मिस्टेक हो गया था, लड़के की 18 वर्ष से पहले और लड़के की 21 वर्ष से पहले और लड़की की 18 वर्ष से पहले अगर शादी होती है और उनको जब बड़े होके पता चलता है तो वो याचिका दायर कर सकते हैं कि जब हमारी शादी हुई थी, लड़की कह सकती है मैं 18 वर्ष से कम की थी और मुझे ये शादी मंजूर नहीं है, तो वो याचिका दायर कर सकती है। लड़का 18 वर्ष 21 वर्ष का हुआ और उसे पता चला कि मेरी जो शादी हुई है वो पहले हो चुकी है या बचपन में करा दी गई है, तो वो याचिका दायर कर सकता है और ऐसे विवाह शून्य विवाह माने जाएंगे और ऐसे विवाहों को याचिका दायर करके तोड़ा जा सकता है, तलाक दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बाल विवाह संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा लड़की की शादी की उम्र जो है 18 वर्ष कर दी गई है और लड़के की जो उम्र है वो 21 वर्ष कर दी गई थी।
और यहाँ पर परिवार की जो सहमति होती थी वो कट कर दी गई है। पहले क्या होता था, लड़की 18 वर्ष से कम की होती थी, घर के धमकाते थे या डराते थे या उन्हें मना लेते थे या लालच देते थे या धमकी देते थे कि मैं खुद मर जाऊंगा या मैं खुद फांसी लगा लूंगा, पिता या माता ये बोलते थे। तो बच्चों को डराना ही तो हो गया, ये कपटी तो हो गया एक प्रकार का। तो इस प्रकार की जो धमकी दी जाती थी, और लड़की अगर 18 वर्ष से पहले ऐसा कुछ कर दिया है और जब वो लड़की बालिग होती है 18 वर्ष के बाद, तो वो इस विवाह को तोड़ सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना, उत्तरदाता का विवाह के समय गर्भवती होना। पॉइंट को देखते हैं हम अपना, इस पे पहले हेडिंग कर देते हैं, उत्तरदाता का विवाह के समय गर्भवती होना। यहाँ पे क्या है कि यदि उत्तरदाता विवाह के समय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गर्भवती थी तो विवाह शून्यकरण घोषित कराया जा सकता है, किंतु निम्नलिखित अवस्थाओं में विवाह को शून्य घोषित नहीं कराया जा सकता। तो ऐसे अगर पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट है या वो उसकी जो गर्भवती है यानी उसके पेट में बच्चा है, तो ऐसी समय पर उस लड़की का जो विवाह है वो विवाह विच्छेद की याचिका दायर कर सकता है। लेकिन किन अवस्थाओं में शून्य घोषित नहीं कराया जा सकता, उसकी कुछ अवस्थाएं दे रखी हैं। प्रार्थी की जानकारी, यदि प्रार्थी ने उत्तरदाता के गर्भवती होने की जानकारी होते हुए भी विवाह किया हो, यानी लड़का को पता था कि लड़की के पेट में बच्चा है यानी लड़की गर्भवती है, उसके बावजूद भी अगर वो शादी करता है तब उस वक्त उसके बाद वो ऐसी याचिका दायर नहीं कर सकता, नहीं ऐसा विवाह शून्य होगा। 1 वर्ष में कार्रवाई न करना, यदि विवाह 18 मई 1955 ईस्वी से पहले हुआ और याचिका 18 मई 1955 से पहले प्रस्तुत नहीं की गई, यदि विवाह, यानी यहाँ पर कहने की बात सबसे मेन ये है कि यदि किसी की 1 वर्ष के अंदर अगर याचिका नहीं दायर करते हैं तो वो विवाह के 1 वर्ष बाद ऐसी याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। यानी किसी की शादी 1 जनवरी को हुई और पूरा वर्ष निकल गया और वो एक नई साल पर जो 1 जनवरी और दूसरी जो आई उनकी 1 जनवरी को शादी हुई और शादी की सालगिरह बनी, शादी की सालगिरह के बाद अगर उसे पता चलता है ऐसा कुछ काम है तो वो ऐसी याचिका दायर नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट और विधि हमको 1 साल का वक्त देती है कि 1 साल के अंदर तुम ऐसी याचिका दायर कर सकते हो कि तुम्हारी जो पत्नी है वो प्रेग्नेंट है या गर्भवती है। तो और 3rd नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है जानकारी होने पर भी संभोग करना। जानकारी होने पर भी संभोग करना, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की की शादी हुई और शादी के वक्त लड़की प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था और लड़के को पता चलता है कि लड़की के पेट में बच्चा है यानी वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। उसके बाद अगर लड़का संभोग करता है उससे और उसके बाद वो याचिका दायर करता है तो ऐसा विवाह मान्य माना जाएगा और उसकी याचिका को खारिज कर दिया जाएगा कि जब आपको पता चल गई है तो आपने ऐसे संबंध बनाए क्यों। संबंध नहीं बनाते और हमको पहले बताते तो हम ऐसी याचिका को मान्य करते, और अगर वो जानबूझकर कि उसके साथ तो ऐसा हुआ ही है और मैं उसे छोड़ना चाह रहा हूं और अब तो इसके संग मैं संभोग कर लूं, उसके बाद मैं याचिका दायर करूंगा तो इसे छोड़ दूंगा, तो ऐसे करेंगे, ऐसा करना जो अपराध माना जाएगा और ऐसी याचिका वो फिर दायर नहीं कर सकता, यानी उसे पता चला तो उसे संभोग नहीं करना है। और आगे देखते हैं अकृत्यता की डिग्री, केवल विवाह के किसी पक्षकार पति या पत्नी द्वारा याचिका पेश करके ही की जा सकती है, अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं। किसी भी पक्ष की मृत्यु के बाद ऐसी डिग्री पारित नहीं की जा सकती। यहाँ पर एक बात और की गई है कि इसमें से जो याचिका है या तो लड़की दायर कर सकती है या लड़का दायर कर सकता है, ठीक है, या तो लड़की दायर कर सकती है या लड़का दायर कर सकता है। उसके अलावा ना तो लड़की के फैमिली वाले या लड़का के फैमिली वाले ऐसी याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, या लड़की या लड़के की मृत्यु हो जाती है तो उनके पक्षकार भी ऐसी याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। या तो लड़की दायर करेगी या लड़का के फैमिली या लड़की की फैमिली वाले ऐसी याचिकाएं दायर नहीं कर सकते। यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि ये जो मैटर है ये पति पत्नी का मैटर है
और एक दूसरे पर अगर कोई आरोप लगाएगा, प्रति आरोप लगाएगा, तो वो पति या पत्नी लगा सकते हैं, फैमिली वालों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अगर ऐसा हस्तक्षेप होता है तो ऐसी याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं। ठीक है, तो यह था विवाह के विच्छेद के लिए, तलाक के लिए और शून्य करणीय विवाह का अर्थ क्या होता है, शून्य विवाह के आधार के, शून्य करणीय विवाह के आधार क्या है और विवाह शून्य करणीय कब माना जाता है। उम्मीद करता हूँ यह 5-6 जो पॉइंट हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपकी इस क्वेश्चन की मैं कह रहा हूँ 100/100% तैयारी अच्छी हो गई होगी। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप जैसे जैसे मैंने हेडिंग बनाई है, आप इनकी हेडिंगों के नोट्स बनाना और अपने लैंग्वेज में इनको पुट करना है। ठीक है ना, ये नहीं है कि आप नोट्स में जो मैंने बोला है उस लैंग्वेज को यूज कर सकते हो या आप अपनी तरफ से लैंग्वेज यूज कर सकते हो। आप कॉपी टू कॉपी मत करने लग जाना एक्ट की या यूनिक की, नहीं तो आपका जो पेपर है बेकार हो जाएगा और आपका टाइम भी ज़्यादा खर्च होगा। हमें पॉइंट यहीं से लेने हैं, सेक्शन यहीं से लेने हैं और अपनी लैंग्वेज में करना है। सब बातों की एक बात यह है, अपने शब्दों में करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी को दबा लो और पेशेंस रखना, परेशान ना होना। मैं आपके ऑल एक्ट की तैयारी जल्द से जल्द कराने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।